नमस्कार बच्चों, मैं सोनी कटारिया मेक इट इजी स्किल्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की काफ़ी सारे पोस्ट निकाली है। इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर की देखा जाए तो आपके पास, ठीक है, अनुदेशक के लिए आपकी ये क्या है, रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अब इनकी जो पैरामीटर्स है उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं और आप इसकी तैयारी में लग जाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कि कोर्सेज है आपका इसी चैनल पे हम कराएंगे। आपको पता ही है कि जो आपके पास आईटीआई का जो चैनल है, वो आईटीआई का जो कोर्स रहता है वो लगभग आपका बेटा सेम ही रहता है हर जगह। तो आइए इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इन्होंने जो निकाली है आपके पास बेटा, जो ये पहली बात तो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट आप यहाँ से www.btsc.bih.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हो बेटा। और ये 23/5 से लेके 22/6 तक ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि पॉइंट्स दिखाए गए हैं इसमें। जो इसकी योग्यता है उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में, ठीक है, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। अनुभव के आधार पे इसमें देखा जाए तो आपके पास 3 साल का, क्योंकि ये आपके पास आपको पता अनुदेशक का यानी कि इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो इसमें इन्होंने मांग रखा है सेकंड, किसी भी राज्य सरकार में या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग में हो, चाहे आप यानी कि इंडस्ट्री में हो या संस्था से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का संगत तकनीकी अध्यापक में या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। कम से कम 3 साल का इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। और ये नीचे जो दे रखा थर्ड, प्रशिक्षण में से शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी अर्हताएं का मतलब कि जिनमें आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनको अधिक वो दी जाएगी इम्पोर्टेंस, कि भाई अगर मान लो 2 बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, दोनों के मार्क्स सेम हैं, तो जिसके पास CITS वाला है तो उसको अधिमानी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उसके पास अधिक अर्हताएं हैं, ठीक है। तो यानी कि CITS के लिए आपको एग्जाम होना चाहिए, आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर भाई आपके पास सिलेक्शन होता है तो जरूरी नहीं आपके पास CITS का प्रमाण पत्र हो या ना हो, लेकिन आप अगर सिलेक्शन होते हो तो 3 साल के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बेटा। तो इसमें लिख रखा है वैसे वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हताएं नहीं रखते वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। तो यानी कि भाई जिनके पास नहीं है, अर्हताएं नहीं रखते, वो भी आवेदन कर सकेंगे, परंतु उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपना व्यवसाय में CITS का एक कोर्स पूर्ण करना होगा, ठीक है। 3 वर्ष के अंदर उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, उसके लिए आपको छुट्टी दी जाएगी, ठीक है, अवकाश दे देंगे। यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष अनुमान्य किया जाएगा, 1 वर्ष और दे देंगे अगर किसी कारणवश वो नहीं हो पाता है तो भाई, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति उस अवधि में भी CITS का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है। तो भाई विचार कर सकती है यहाँ पे भी, लेकिन आपकी जो जो वेतन वृद्धि है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो भाई इतना तो कर ही लोगे वैसे तुम। और बेटा ये पोस्ट है आपके पास, देखा जाए तो आपके पास टोटल जो पोस्ट है 153 है। तो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको दिख ही रही है, टोटल पोस्ट 153 है और हर बच्चे को केवल एक पोस्ट चाहिए होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाकी और बिंदुओं पे। जो इसकी एज है बेटा, वो न्यूनतम एज है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी का उसके लिए 37 साल होनी चाहिए, वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल ही लोगे। जो जनरल महिला है उसके लिए आपके पास 40 साल होनी चाहिए और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए 42 साल। OBC के लिए, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल दे रखी है इसमें, ठीक है। बाकी जो मैं केवल मेन पॉइंट वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं इसके आपके एग्जाम पर। जो इसकी एग्जाम होगा वो पहला जो चरण रहेगा वो लिखित परीक्षा होगी और उसमें कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका 80 मार्क्स का तो टेक्निकल आएगा, 80 मार्क्स का टेक्निकल आएगा और 20 मार्क्स का बेटा क्या आएगा, सामान्य अध्ययन के विषय होंगे, ठीक है, जनरल साइंस वगैरह, ये नॉर्मल सी GS वगैरह इन सब के बारे में। तो और जो 80 मार्क्स का आएगा बेटा वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटर्नशिप के द्वारा आपके पास जो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके आधार पे ही ये वाला पेपर आएगा,
80 मार्क्स का। ठीक है भाई, तो बाकी टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी होना है, यानी कि और फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास जो जितने भी सीबीटी टेस्ट होते हैं उनमें सब में नॉर्मलाइजेशन ही किया जाता है आपके पास। ठीक है, एक अंक नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 यानी कि 1/4 काट लेंगे वो, और सही आंसर पे 1 दिया जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का वो प्रोसेस को कंसीडर करते हुए अपनाते हुए ये परीक्षा फल क्या करेंगे बेटा, घोषित करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके जरा प्राप्त अंकों में ना, जो दूसरा जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, और वो सूची देखिए, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका अब क्या है ना, देखो पहले ऐसा होता था कि मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं होते थे, बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने मिनिमम स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी यार बिल्कुल ठप सा आदमी एकदम से आके बैठ ना जाए, है ना, कि मतलब भले ही कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किसी भी उससे बिलोंग कर रहा है, मिनिमम स्टैंडर्ड इतना तो होना चाहिए कि उसे इतने मार्क्स का पता होना चाहिए, है ना, और मार्क्स तभी आएंगे जब उसे कुछ पता होगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ वो सेट किए हैं, जो कि जनरल के लिए बेटा 40% है, ओबीसी के लिए 36.5% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ठीक है 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के और महिलाओं और जो है निशतकता से ग्रस्त या दिव्यांग, जिनको फिजिकल हैंडीकैप भी बोल देते हैं आप, ठीक है, उम्मीदवारों के लिए 32% का जो अंक लाने हैं ये अनिवार्य होंगे। अगर मान लो सीटें खाली भी रहते हैं लेकिन इसके मार्क्स इनसे कम आते हैं तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर द्वितीय चरण में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपके आईटीआई के मार्क्स वगैरह भी, ये बहुत जो ट्रेनिंग के मार्क्स है वो भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किए जाएंगे। तो देखा जाए तो जो आपके अंक मिलेंगे लिखित परीक्षा में, जो आप प्राप्त करोगे उसका 50% कंसिडर किया जाएगा। मान लो आपके पास 100 मार्क्स है तो 50 लेंगे, और 80 मार्क्स है तो 40 लेंगे, यानी कि जितने मार्क्स आ रहे हैं उसका जस्ट आधा कंसीडर किया जाएगा, बस ये मान के चलो। ठीक है, और जो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, एनटीसी का, तो उसके लिए बेटा आपको 20 अंक दे जाएंगे। ठीक है, अंकों के प्रतिशत का 20 अंक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, कि जो आपके मार्क्स उस सर्टिफिकेट में है उसका 20%, मान लो 100 मार्क्स है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने मार्क्स है आपके पास है, 200 है तो 40 मिलेंगे, 300 मार्क्स आ रखे हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आपके पास भाई श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय और नियोजन एवं प्रशिक्षण, ठीक है, के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष दी गई संतोषजनक सेवाओं के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा, और अधिकतम 25 अंकों की अधिमानी हो सकती है, अधिमानता हो सकती है किसी भी वर्ष के अंतर कार्य दिवस की संख्या के 5 से गुना करके 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब एक साल के, मोटा मोटा बताऊं, एक साल के 5 नंबर मिलेंगे भाई आपको, और ठीक है, जिसने इन जगह पे काम किया होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के उस पे है ये आपके पास, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस का भी क्या मिलेगा आपको बेटा, एक साल के 5 मार्क्स मिलेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 25 मिल सकते हैं। अब कोई कह रहा होगा कि भाई मेरे तो वो मार्क्स आने हैं, क्या बोलते हैं, मैंने तो 2.5 साल काम किया, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, जरा एक चल नहीं रहा, फॉर्मूला क्या बनाया है, बेसिकली देखा जाए तो एक साल के 5 मार्क्स है, तो यानी कि जो आपके कार्य दिवस की संख्या है, कार्य दिवस का मतलब आपने 100 दिन काम किया, तो 100 × 500 गुना कर दो, डिवाइड बाय 365 कर दो, सिंपल सी बात है। वहां से फिर जो मार्क्स आएंगे वो लिखा जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट निकल रहा, अगर आपने एक साल काम किया, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 × 5 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू 5 ही आएगा। तो एक साल का वो बेसिकली क्या उन्होंने दिन के हिसाब से भी निकाला है, क्योंकि कुछ के एक्सपीरियंस लेटर ऐसे रहेंगे ना, किसी ने 180 दिन काम किया, किसी ने 190 दिन काम किया, किसी ने 250 दिन काम किया है ना, तो उस आधार पे फिर वो क्या है, मार्क्स को जज करने में ये फॉर्मूला आपका काम आएगा बेटा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और अब आ जाते हैं इसके, ठीक है, बाद में जब आपके पास ये एग्जाम वो आ जाएगा, इसमें फिर क्या नाम है आपके पास, वो कोटिवार मेधा सूची तैयार करके काउंसलिंग हेतु निमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ मैं बता दूं, आपके पास आरक्षण का लाभ बेटा उन्हीं को दिया जाएगा, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र देने होंगे, वो जाति का प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास
या डोमिसाइल जिसको बोलते हैं वो होना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है आपके पास, पिछड़ा वर्ग का केवल आपको केवल ओबीसी का सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको क्रीमी लेयर रहित भी चाहिएगा भाई, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। ओबीसी का तभी कंसीडर किया जाएगा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला है जो, उसमें आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और डोमिसाइल देना पड़ेगा। जो बिहार से बाहर के राज्य हैं, जो बिहार से बाहर के राज्य हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें जर्नल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और जर्नल सीट पे ही अपना वो कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें लिखा है साफ साफ देखो, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, ठीक है। पिछड़ा अत्यंत एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको क्रीमी लेयर का वो प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, ठीक है। अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर, मतलब अगर उससे अलग वो दे रहे हो तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये आरक्षित कोटियां हैं आपकी, ठीक है। और बाकी इसमें बस ये आपकी फीस है, जनरल की 600 है, अनुसूचित जाति की 150, और ये क्या बोलते हैं, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार बिहार के स्थायी राज्यों के लिए, यानी कि चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, लेकिन महिला उम्मीदवार है, लेकिन बिहार की होनी चाहिए, 150 है बेटा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार के, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी उसके हो तो 600 रुपये हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण वो थे। बाकी और सारी चीज़ें यह है कि भाई आवेदन आपको डेट मैंने शुरू में बता ही दी, बाकी सारी चीज़ें तो यह है कि जब आप सिलेक्शन होंगे उन सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है भाई। बाकी इसमें आप कंस्ट्रक्शन आप वो पढ़ ही सकते हो बाकी, और जो चीज़ें हैं आपके पास अनुभव का एक्सपीरियंस लेटर दे रखा है कि इस फॉर्मेट का होना चाहिए, या आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी यहाँ से नीचे से लिंक से, ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो इस क्लास में इतना ही, और आप बने रहिए कंटिन्यूस, इसकी बेटा जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी इसी चैनल पे कंटिन्यू रहेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आपका कंप्लीट कोर्स यहीं पे कराया जाएगा, बशर्ते बस आप डेली लाइव रहिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।